ग्लासगो से लंदन जाने वाली रॉयल मेल ट्रैवलिंग पोस्ट ऑफिस ट्रेन एक रूटीन शेड्यूल फॉलो करती थी। इसमें स्कॉटलैंड के शहरों खासकर ग्लासगो के पोस्ट ऑफिस और बैंक से कैश इंग्लैंड और लंदन के लिए भेजा जाता था। लंदन ब्रिटेन का फाइनेंशियल सेंटर था, इसलिए ज़्यादा पैसा वहां प्रोसेस होता फिर आगे डिस्ट्रीब्यूट होता। इसके अंदर मिलियंस ऑफ पाउंड्स कैश के साथ पोस्टल वर्कर्स काम कर रहे होते थे, जो जर्नी के दौरान ही लेटर्स और पार्सल्स सॉर्ट करते थे। ट्रेन का रूट, स्टॉप्स और स्पीड फिक्स होती थी और ये सारी इंफॉर्मेशन कुछ लोगों के लिए एक्सेसिबल थी। यहाँ से कहानी एक डेंजरस मोड़ लेती है। इस ट्रेन में आर्म्ड गार्ड्स नहीं होते थे क्योंकि उस वक्त ब्रिटेन में वेपन्स का कल्चर इतना कॉमन नहीं था। सिक्योरिटी का भरोसा सिर्फ सिस्टम, टाइमिंग और सीक्रेसी पर होता था। यही चीज़ बाद में इस सिस्टम की सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। 1963 के आसपास ब्रिटेन में क्राइम का स्टाइल चेंज हो रहा था। ये सिर्फ स्ट्रीट क्राइम्स का जमाना नहीं रहा था, बल्कि प्लान्ड, इंटेलिजेंट और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स का इरा शुरू हो चुका था। कुछ क्रिमिनल्स ने समझ लिया था कि पावर गन्स में नहीं बल्कि प्लानिंग और इनसाइड नॉलेज में होती है, और यही इनसाइड नॉलेज ब्रूस रिचर्ड रेनॉल्ड इस रॉबरी के मास्टरमाइंड के पास थी। इसने अपनी एक टीम बनाई और रॉयल मेल ट्रेन को लूटने का फैसला किया। अब ये क्राइम एक दिन में नहीं होने वाला था। इन्होंने महीनों की प्लानिंग, डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन और रेलवे सिस्टम की कंप्लीट स्टडी की। ट्रेन के शेड्यूल से लेकर सिग्नल सिस्टम तक हर चीज को डीपली समझा गया। रॉबर्ट्स ने यह भी कैलकुलेट किया कि पुलिस रिस्पॉन्स टाइम कितना होगा, कौन सी जगह उनके लिए सेफेस्ट रहेगी, किस आदमी को कौन सा रोल देना है। अच्छा, इस चोरी की सबसे डेंजरस बात यह थी कि इसमें कोई जल्दबाजी नहीं थी। इन्होंने सबसे पहले रेलवे सिस्टम को समझना शुरू किया। टीम के कुछ मेंबर्स को ट्रेन शेड्यूल्स, सिग्नल लोकेशंस और क्रू हैबिट्स का पता था। उन्हें मालूम था कि कौन सा सिग्नल ट्रेन को इमरजेंसी में रोक सकता है और कौन सी जगह ऐसी होगी जहां ट्रेन रुकने के बाद आसपास कोई आबादी ना हो। रॉबर्ट्स ने वेपन्स की बजाय साइकोलॉजी का यूज किया। उनका एम लोगों को डराना नहीं बल्कि कंट्रोल में लेना था। इसीलिए उन्होंने सिर्फ बेसिक टूल्स और लिमिटेड फोर्स का प्लान बनाया। प्लान का एक और स्ट्रॉन्ग हिस्सा था एस्केप रूट। रॉबर्ट्स ने पहले से ही एक फार्म हाउस सेलेक्ट किया जहां वो टेम्पररी छुप सकते थे। ये जगह शहर से दूर थी, जहां पुलिस की नजर कम होती थी। उनका ख्याल था कि ये यहाँ रुककर कैश डिवाइड करेंगे और फिर अलग अलग हो जाएंगे। पेपर पर यह प्लान ऑलमोस्ट परफेक्ट क्राइम लग रहा था। हर डिटेल कैलकुलेट की गई थी, हर मूव रिसर्च था, लेकिन हिस्ट्री हमेशा ही साबित कर दिया कि परफेक्ट प्लान जैसा कुछ नहीं होता। और ग्रेट ट्रेन रॉबरी में भी एक छोटी सी गलती ने पूरी कहानी का रुख बदल दिया। ये भी आगे डिस्कस करेंगे कि कौन सी वो एक ऐसी छोटी सी मिस्टेक थी जिसने पूरा प्लान चौपट कर दिया। खैर, 8 अगस्त 1963 की रात ब्रिटेन के लिए बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। अंधेरा, खामोशी और ग्लासगो से लंदन जाने वाली रॉयल मेल ट्रेन अपनी रूटीन जर्नी पर थी। ड्राइवर के लिए ये एक आम रात थी। अंदर पोस्ट ऑफिस का स्टाफ काम कर रहा था, यानी सब कुछ नॉर्मल था। ट्रेन जब बकिंगहैमशायर ब्रिज के पास आई, अचानक ड्राइवर ने रेड सिग्नल देखा। रेलवे रूल्स के मुताबिक रेड सिग्नल का मतलब होता है कि फौरन रुकना, लेकिन असल में ये फेक रेड सिग्नल था जो रॉबर्ट्स की तरफ से लगाया गया था। ब्रूस रेनॉल्ड समेत करीब 15 डाकू पास ही झाड़ियों में बैठकर इस मूवमेंट का वेट कर रहे थे। इस प्लान में हर सेकंड काउंट होना था। उन्हें पता था कि पुलिस रिस्पॉन्स स्लो होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना टारगेट सिर्फ 15 मिनट्स का रखा। खैर, ड्राइवर ने बिना सोचे ट्रेन को रोका। जैसी ट्रेन रुकी, साइलेंस और गहरी हो गई। सिग्नल चेक करने के लिए ड्राइवर नीचे उतरा। कुछ सेकंड्स बाद अंधेरे से लोग बाहर आए, काम, कॉन्फिडेंट और बिल्कुल प्रिपेयर्ड। इन्होंने सबसे पहले इंजन और ड्राइवर को कंट्रोल में लिया। कोई फायरिंग नहीं हुई, कोई चीख चिल्ला नहीं। ड्राइवर को कहा गया कि रेजिस्टेंस ना करे क्योंकि ये उन सब के लिए बेहतर होगा। इसी वक्त दूसरे मेंबर्स ट्रेन के अंदर घुस गए जहां पोस्टल स्टाफ काम कर रहा था। पोस्टल वर्कर्स के लिए ये मोमेंट शौक से भरा हुआ था। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक मूविंग पोस्ट ऑफिस को इस तरह रोका जा सकता है। रॉबर्ट्स ने उन्हें बताया कि अगर कोई कोऑपरेट करेगा तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इस साइकोलॉजिकल प्रेशर ने सिचुएशन को उनके कंट्रोल में रखा। अब असली काम शुरू हुआ। इंजन के पीछे वाले डिब्बे में, जिसे HVP कहा जाता था, यानी हाई वैल्यू पैकेज, इसी में कैश से लथपथ भरे टोटल 120 बैग्स थे, जिसमें लगभग 2.6 मिलियन पाउंड्स, जो आज के हिसाब से 50 से 60 मिलियन पाउंड्स बनते हैं। अगर आप इन्हें पाकिस्तानी रुपीस में कन्वर्ट करें तो ये 20 से 22 अरब रुपए बनते हैं, उन बैग्स में मौजूद थे। ट्रेन ड्राइवर को गन पॉइंट पर लेते हुए इन्होंने जहां ट्रेन रोकी थी वहां से 1 किलोमीटर दूर एक ब्रिज पर ले गए जहां उनका ट्रक खड़ा हुआ था।
बिना एक सेकंड भी गवाए ह्यूमन चेन के जरिए एक एक करके कैश वाले जो बैग्स थे वो ट्रक में शिफ्ट करने लगे। वक्त तेज भाग रहा था और हर मिनट के साथ रिस्क भी बढ़ रहा था। रॉबर्स बिल्कुल पैनिक नहीं कर रहे थे, उनके चेहरों पर प्रैक्टिस और प्लानिंग का कॉन्फिडेंस था। उनका टारगेट क्लियर था, ज्यादा टाइम ट्रेन पर नहीं गुजारना और एग्जैक्ट 15 मिनट्स के अंदर 120 कैश बैग्स अनलोड कर लिए गए। जैसे ही काम कंप्लीट हुआ, रॉबर्स बिना कोई कियास पैदा किए अपने ट्रक और 2 जीप्स के साथ वहां से निकल गए। ट्रेन स्टाफ जिंदा लेकिन शॉक्ड थे। ब्रिटेन की क्राइम हिस्ट्री का सबसे बोल्ड चैप्टर लिखा जा चुका था। उस रात कोई अलार्म नहीं बजा, कोई पुलिस चेज नहीं हुई, पर ये डाकू एक चीज भूल रहे थे कि परफेक्ट क्राइम सिर्फ रात तक ही परफेक्ट होता है। ये रॉबरी ऑलमोस्ट परफेक्ट लग रही थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि इंसान गलती जरूर करता है। रॉबर्स ने भी वही गलती की जो उन्हें कभी नहीं करनी चाहिए थी, ओवर कॉन्फिडेंस। रॉबरी के बाद टीम लंदन से दूर एक रिमोट फार्म हाउस में छुप गई। प्लान ये था कि कुछ दिन यहाँ रुककर सिचुएशन कूल होने दें, फिर पैसा डिवाइड करके अलग अलग हो जाएं। उन्हें लगता था कि पुलिस का फोकस सिर्फ ट्रेन पर होगा, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी मिसकैलकुलेशन थी। फार्म हाउस में रहना उन्हें सेफ लग रहा था, इसलिए उन्होंने बेसिक प्रिकॉशंस को इग्नोर कर दिया। वहाँ खाना खाया गया, सिगरेट्स पी गई और टाइम पास के लिए मोनोपोली गेम भी खेली गई, वो भी रियल पैसों के साथ। इसी केयरलेस बिहेवियर ने पुलिस को उन तक पहुंचाया। वो कैसे? ब्रिटिश पुलिस ने एक मैसिव इन्वेस्टिगेशन लॉन्च की। रेलवे लाइंस, सिग्नल्स और ट्रेन स्टाफ से डिटेल में क्वेश्चनिंग हुई। 50 किलोमीटर के रेडियस में पुलिस बेहद एक्टिव थी और जो उनका फार्म हाउस था वो रॉबरी की जगह से कुछ 43 किलोमीटर दूर था। काफी इन्वेस्टिगेशन पूछगिछ के बाद फाइनली पुलिस को उनके फार्म हाउस का क्लू मिल जाता है। जब वहां रेड की गई, रॉबर्स तो वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन उनकी सबसे कीमती चीज पीछे रह गई थी, फिंगरप्रिंट्स। सिगरेट बट्स और मोनोपोली बोर्ड से मिलने वाले फिंगरप्रिंट्स ने पुलिस को एक एक करके सस्पेक्ट्स तक पहुंचाना शुरू कर दिया। टेक्नोलॉजी उस वक्त लिमिटेड थी, लेकिन फिंगरप्रिंट्स का रिकॉर्ड काफी था। धीरे धीरे गैंग के मेंबर्स अरेस्ट होने लगे। ब्रूस रेनॉल्ड्स को 5 साल बाद 1968 में अरेस्ट किया गया और उसे 25 साल की सजा हुई। कोर्ट्स ने इस रॉबरी को ब्रिटेन का सबसे शॉकिंग क्राइम डिक्लेयर किया। कई मेंबर्स को लंबी जेल सेंटेंसेस मिली, कुछ को 30 साल तक। मीडिया ने इन क्रिमिनल्स को हीरोज की तरह दिखाने की कोशिश की। ग्रेट ट्रेन रॉबरी ने यह साबित कर दिया कि प्लान चाहे जितना भी स्ट्रॉन्ग हो, एक छोटी सी गलती पूरी कहानी खत्म कर सकती है। ये क्राइम नहीं बल्कि सिस्टम का फेलियर था। इस इंसिडेंट के बाद ब्रिटेन ने अपना रेलवे और कैश ट्रांसपोर्ट सिस्टम कंप्लीटली रीडिजाइन किया। रॉयल मेल ट्रेन पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, कैश मूवमेंट के रूल्स चेंज हुए और रेड सिग्नल सिस्टम को ज़्यादा प्रोटेक्टेड बनाया गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स भी अपग्रेड की गई, खासकर फोरेंसिक साइंस और रिकॉर्ड कीपिंग पर फोकस बढ़ा। मीडिया ने इस रॉबरी को एक मूवी जैसा ट्रीट किया। न्यूज़पेपर्स, डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्म्स बनी। आज ग्रेट ट्रेन रॉबरी को हिस्ट्री के पेजेस में एक लेजेंडरी क्राइम के तौर पर याद किया जाता है। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो ये कहानी ये भी सिखाती है कि परफेक्ट क्राइम जैसा कुछ नहीं होता। सिस्टम इवॉल्व होते हैं, लेकिन इंसानी गलती हमेशा रह जाती है। उन चोरी किए गए 2.6 मिलियन पाउंड्स में से 10% भी हिस्सा रिकवर नहीं हो पाया।